नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि फरीदाबाद से मिल रही है। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। गैंगस्टर विकास दुबे के साथियों की पेशी पुलिस ने कोर्ट में पेश किए उसके साथियों को। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। तीनों पर विकास दुबे का साथ देने का आरोप। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। विकास दुबे यूपी का मोस्ट वांटेड आरोपी, जिसकी धरपकड़ के लिए जो कार्रवाई है वो तेज कर दी गई है। तो वहीं फरीदाबाद से जिस तरीके से खबर मिली, वहां पर उसकी मौजूदगी की सूचना मिली, उसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। 3 आरोपियों को दबोचा गया जिनकी कोर्ट में पेशी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार शिकंजा कसता हुआ तीनों पर विकास दुबे का साथ देने का आरोप है। तो जो उसके करीबी हैं उस पर भी पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। गुरुग्राम और फरीदाबाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। तमाम जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर नाकेबंदी कर दी गई है। हर आने जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। शुक्रवार को विकास दुबे ने अपने कानपुर स्थित गांव में 8 पुलिसकर्मियों की जान ले ली जब पुलिस उसे पकड़ने गई, और उसके बाद से उसकी दबिश के लिए यहां पर दबिश तेज कर दी गई है पुलिस की ओर से उसकी गिरफ्तारी के लिए। और इसी क्रम में फरीदाबाद पुलिस जो है वो भी हाई अलर्ट पर। इस बीच बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी देवेंद्र कौशिक लाइव मौजूद है। सीधे उनका रुख करते हैं। देवेंद्र, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि विकास दुबे के साथियों को कोर्ट में पेश किया गया है, और क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल प्रिया, निश्चित तौर से ये जो 3 आरोपी हैं, पुलिस फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इनको गिरफ्तार किया था। कल शाम से ही उनको हिरासत में लेकर इनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी। और ये जो तीनों आरोपी हैं उनमें से प्रिया बता दूं, एक जो आरोपी है वो विकास दुबे के गांव का ही रहने वाला है, जिसका नाम है प्रभास मिश्रा। और प्रभास मिश्रा वो शख्स है, वो आरोपी है जो विक्रू गाँव में जो उसने हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, तो उस विकास दुबे की छत से उसने पुलिस पर गोलियां बरसाई थी और उसमें 2 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी। एक प्रभास मिश्रा वो है, और बाकी जो 2 हैं अंकुर और श्रवण मिश्रा, वो विकास दुबे के रिश्तेदार हैं जो फरीदाबाद के न्यू इंदिरा कॉम्प्लेक्स में रह रहे थे। पिछले 6 साल से मकान बनाकर यहाँ रह रहे थे। और इस तरह का दावा किया जा रहा है कि विकास दुबे उस मकान में रहने के लिए पहुंचा था, प्रभास मिश्रा उस मकान में रहने के लिए पहुंचा था, लेकिन उसके बाद जो वर्कल चौक पर ओयो होटल है वहां उनको ठहराने की कोशिश की गई। और जो अंकुर मिश्रा है उसकी आईडी पर वहां उसको रोका गया। लेकिन जिस तरह से पुलिस के सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि एक रात विकास दुबे उस ओयो होटल में रुका था, और वो जो अंकुर मिश्रा है उसने अपनी आईडी दी थी और बाकायदा ओयो कर्मचारी को अपना पैन कार्ड दिया था, लेकिन पैन कार्ड लेने से मना कर दिया ओयो कर्मचारी ने। उसने कहा दूसरा डॉक्यूमेंट्स दीजिए, और उस दूसरे डॉक्यूमेंट्स पर फिर उसको वहां रोका गया। लेकिन जैसे ही पुलिस को की भनक विकास दुबे को लगी, वो करीब 2.5 घंटे पहले ही उस ओयो होटल को छोड़कर वहां से जा चुका था। लेकिन उसका जो करीबी था, उसके गांव का जो प्रभास मिश्रा, वो उसी होटल में पाया गया पुलिस को। और जैसे ही पुलिस ने दबिश दी, और दबिश के दौरान प्रभास मिश्रा की तरफ से फरीदाबाद पुलिस के ऊपर एक फायर किया गया, और पुलिस कर्मियों के ने बचते हुए उसको अपने काबू में लिया। और उससे पूछताछ के बाद में इंदिरा न्यू कॉम्प्लेक्स में जाकर उसके जो रिश्तेदार हैं विकास दुबे के, उनको दोनों को गिरफ्तार किया है। और आज तीनों को अदालत में पेश किया गया है। चूंकि फरीदाबाद में भी तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इस मुकदमे के बाद अदालत में पेश किया है। अब अदालत में अभी भी पेशी उनकी की गई है। अभी जज साहब की तरफ से उनको सुना जा रहा है। दलील जो पुलिस की तरफ से दी जा रही है उनको अदालत में सुना जा रहा है। उसके बाद में अभी फैसला आना बाकी है कि कितने दिन का उनका रिमांड लिया जाता है। और प्रिया, यहाँ एक चीज और बताऊं, देखिए आरोपी जो प्रभास मिश्रा है वो चूंकि 2 पुलिसकर्मियों का हत्यारा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से रिमांड लेने के बाद में यूपी पुलिस उसको ट्रांजिट रिमांड पर लेगी। और ये प्रक्रियाएं तमाम कल से ही एटीएस यूपी की फरीदाबाद में डेरा डाले हुए और इनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो क्राइम ब्रांच फरीदाबाद की है उसी की लीड पर जो हमीरपुर में आज अमर दुबे का एनकाउंटर किया गया है, वो उसकी भी लीड फरीदाबाद क्राइम ब्रांच से ही मिली थी। चूंकि तीनों जो ये आरोपी पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ के दौरान पता चला था कि अमर दुबे कहाँ है, और उसको लेकर वहां उसको घेर कर एनकाउंटर किया गया है। ये तमाम जो फरीदाबाद में लगातार कोशिश यही है। अभी भी पुलिस अलर्ट पर है। और इसके बीच में जो जानकारी सामने निकल कर आई, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें विकास दुबे ऑटो में बैठता हुआ दिखाया गया
गया है वो ग्रेटर फरीदाबाद का है। जो इंदिरा कॉम्प्लेक्स का हम जिक्र कर रहे हैं वहां से पैदल निकलकर वो रोड पर आया था और रोड से उसने ऑटो पकड़ा था। और ये सीसीटीवी में जो कैद हुआ है वो बीकानेर की एक शॉप है उसके सीसीटीवी में कैद हुआ है। और लगातार पुलिस को पहले ही इस बात की भनक लग चुकी थी कि विकास दुबे फरीदाबाद में है और इसी बात को लेकर ग्रेटर फरीदाबाद में तमाम क्राइम ब्रांच की जितनी भी टीमें हैं वो वहां दबिश देने की कोशिश कर रही थी। और इसी बीच में देखिए ये विकास दुबे जो वहां 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने के बाद वहां से फरार हो जाता है। साजिश के तहत आखिर कौन है इसके पीछे, जो पहले ही बता रहा है उसको कि पुलिस सवाल है। और यही गंभीर सवाल है देवेंद्र कि इस वक्त हर किसी के जहन में कि आखिर किसका श्रेय प्राप्त है, आखिर कौन है जो मदद कर रहा है विकास दुबे की। अब बने रहिए देवेंद्र हमारे पास। इस बीच राज गढ़वा भी मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी बने हुए थे कि गुरुग्राम में भी उसके होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। राज, अगर गुरुग्राम की बात कर ली जाए तो वहां पर किस तरीके से जो सजगता है वो बढ़ती जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा, किस तरीके की मुस्तैदी? हाँ बिल्कुल, देखिए प्रिया, क्योंकि फरीदाबाद से जब विकास दुबे को देखा गया तो उसके बाद पूरी आशंका ये जताई जा रही है कि गुरुग्राम, दिल्ली या फिर फरीदाबाद में भी कहीं शेल्टर जो है विकास दुबे ने लिया हुआ होगा। और इन सभी संभावनाओं के चलते जो है पुलिस हर जगह छापेमारी कर रही है और जो सख्ती है वो भी बढ़ा दी गई है। गुरुग्राम में भी कल से सख्ती बढ़ा दी गई है कि क्योंकि फरीदाबाद से सटा हुआ गुरुग्राम है तो ऐसे में गुरुग्राम में भी छुपने की जो है संभावना बढ़ जाती है विकास दुबे की। तो ऐसे में जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने तमाम जो पुलिस फोर्स है और खास तौर से जो बॉर्डर एरिया है, चाहे फिर एंटर से लेके एग्जिट, तो तमाम जगहों पर जो है बैरिकेटिंग की गई है। तमाम जो संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं और खास तौर से जो ऑटो या फिर दूसरी जो कमर्शियल व्हीकल है जिसमें टैक्सी है, इनकी गहराई से प्रिया जांच की जा रही है। क्योंकि जो इनपुट है पुलिस के पास कि अपनी कोई गाड़ी विकास दुबे के पास नहीं है। और जिस तरह से फरीदाबाद में भी देखा गया कि सीसीटीवी कैमरे फुटेज में कि वो एक ऑटो में सवार होकर वहां से निकला है, तो ऑटो, रिक्शा या फिर टैक्सी का सहारा ले सकता है मूवमेंट के लिए विकास दुबे। साथ ही साथ जो हुलिया है वो भी शेयर किया गया है। जो नाकों पर पुलिसकर्मी है बकायदा जो मास्क, क्योंकि कोविड का समय, कोरोना काल है, तो ऐसे में लोग मास्क पहनकर भी निकल रहे हैं, तो जो संदिग्ध नजर आ रहे हैं उनके मास्क भी हटवाकर पुलिस चेक कर रही है। तो कोशिश यही है कि किसी भी तरह से अगर कहीं भी कोई संदिग्ध नजर आ रहा है उसकी गहनता से जांच हो रही है, गाड़ियों की जांच हो रही है। जी प्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राज आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। तो गुरुग्राम पुलिस भी पूरी तरीके से सजगता बढ़ती हुई है, जैसा कि मेरे सहयोगी राज जानकारी देते हुए कि जो बॉर्डर के जो एरियाज हैं वो पूरी तरीके से वहां पर सघन अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। हर आने जाने वाले शख्स की वहां पर तलाशी ली जा रही है, चेकिंग की जा रही है। इस बीच देवेंद्र कौशिक मेरे साथ मेरे सहयोगी फरीदाबाद से लगातार मौजूद है। देवेंद्र, क्योंकि जिस तरीके से पूरा प्रकरण हुआ है और जिस तरीके से फरीदाबाद में उसकी मौजूदगी होने की सूचना मिलती है, सवाल कई सारे। एक सवाल ये कि आखिर उसको पता कैसे चला कि पुलिस वहां पर पहुंचने वाली है। लेकिन इन सब के बीच में चाहूंगी देवेंद्र कि आप ज्योग्राफिकली उस एरिया के बारे में बताएं और ये भी बताइए कि कितनी संभावना है उसकी, विकास दुबे की, वहां से किसी दूसरे जिले में जाने की, खास तौर पर अगर साइबर सिटी गुरुग्राम की बात कर ली जाए या फिर दूसरे जिलों की बात कर ली जाए हरियाणा में। प्रिया, देखिए सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि दिल्ली एनसीआर के बीच में वो पहुंचा कैसे विकास दुबे, और यहां तक उसे पहुंचाने वाले कौन था, आखिर इस साजिश के पीछे कौन है। और दूसरा सवाल जो इंडिया न्यूज भी लगातार पूछ रहा है कि फरीदाबाद में रहते हुए 2.5 घंटे पहले उसको कैसे भनक लग जाती है कि पुलिस उसका पीछा कर रही है और कभी भी उसको यहां से पकड़ सकती है। और ना केवल उसको भनक लगती है बल्कि पुलिस के बीच में अगर यूं कहें तो उसी रोड से लगातार पुलिस कहीं ना कहीं दबिश देने के चक्कर में थी। पहले से पुलिस को पता था कि विकास दुबे इस एरिया में है, और लेकिन उस बीच में वो वहां से भाग निकला। ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं उठ रहा है पुलिस पर भी। इस बीच में अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो जहां वो रुका हुआ था, जहां उसके रिश्तेदार थे, वो एक सघन एरिया है, घनी आबादी वाला एरिया है, एक कॉलोनी है। लेकिन इसके साथ साथ में जिस ओयो होटल की हम जिक्र कर रहे हैं वो दिल्ली से मात्र 7 किलोमीटर दूरी पर सटा हुआ है। दिल्ली से वो एरिया बड़कल चौक, जहां ये ओयो होटल है। और उस ओयो होटल में बताया जा रहा है पुलिस सूत्रों का जहां साफ तौर से कहना है कि इस ओयो होटल में एक दिन के लिए विकास दुबे रुका था। लेकिन वहां से अगर भागने की हम बात करें तो ये नेशनल हाईवे पर ओयो होटल है, और नेशनल हाईवे जो दिल्ली से निकलने वाला है मथुरा, और मथुरा के बाद में इलाहाबाद, कानपुर और उसके बाद में आगे तमाम राज्यों के लिए, चाहे राजस्थान की बात करें, एमपी की बात करें, वहां तक ही जाता है। तो उसने साफ तौर से देखा गया कि वो दोबारा यूपी नहीं जाना चाह रहा था, और कहीं ना कहीं अपने बचाव में जो बड़कल चौक है, बड़कल चौक से ही एक रास्ता गुरुग्राम के लिए जाता है। तो अंदेशा यही जताया गया कि वो यूपी दोबारा नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं हरियाणा में छुपने की कोशिश करेगा, और उसके लिए यह सबसे आसान रास्ता दिखाई दिया कि वहां से ऑटो लिया और पुलिस
ज्यादा दूर नहीं है, वो जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। तो विकास दुबे अभी तक फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जो पुलिस है वो दबिश दे रही है, क्योंकि देश भर से यही मांग कि जिसने 8 पुलिस कर्मियों का जो कातिल है, जो हत्यारा है, उसे जल्द से जल्द उसे किए की सजा मिले। फिलहाल आगे बढ़ते हुए पानीपत की बात करते हैं। आपको ये बड़ी जानकारी दे, रजवाही में मिला 3 बच्चों का शव। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पानीपत से, जहां पर रजवाही में मिला 3 बच्चों का शव, जिसके बाद हड़कंप मच गया। गांव बिंझौल में बच्चों के शव मिलने से हड़कंप, आसपास के लोग काफी डरे हुए हैं, काफी सहमे हुए हैं। डाई हाउस मालिक पर हत्या का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी पानीपत से, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अनिल मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद है। अनिल, ये मामला अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ ताजा अपडेट्स आपके पास? जी देखिए प्रिया, मैं आपको बताना चाहूंगा, पानीपत के बिंजोल गांव के ये 6 लड़के थे जो कि एक डाई हाउस है नहर के पास, और वहां पर गए हुए थे, जहां पर ये एक डाई हाउस के अंदर गए बच्चे थे, किसी धागे की तलाश में गए थे। लेकिन वहां पर जो वहां के मालिक थे और वहां पर जो कार्य कर रहे थे, उन्होंने इन बच्चों को पीटने की कोशिश की, जिनमें से 3 बच्चे मौके पर पकड़ लिए गए। 3 जो डर के मारे हैं, वो बताया जा रहा है कि वो नहर में कूद गए। लेकिन उसके बाद जो परिजन हैं, उनका आरोप लगातार ये है कि जो ये तीनों बच्चे हैं और इनकी हत्या करके इनको नहर में फेंका गया है, जिनके आज दिल्ली पैरेलल नहर में शव बरामद हुए हैं, और जिसको लेकर आज परिजनों ने पानीपत के सिविल अस्पताल में हंगामा भी किया। और जब तक जो आरोपी है उनको पकड़े जाने तक उन्होंने कहा कि वह शव नहीं लेंगे। फिलहाल जो पुलिस है वो आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात कर रही है। जी अनिल, किसी वरीय अधिकारी से अगर आपकी बातचीत हुई हो तो उनका क्या कुछ कहना है पूरे मामले पर? जी देखिए प्रिया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौके पर जब लोग इकट्ठा हुए तो डीएसपी वहां पर पहुंचे और लोगों को यही आश्वासन दिया है कि जिस तरह से पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो फैक्ट्री के संचालक है उनको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जी। और अनिल, इस पूरे प्रकरण में हम देखें तो 3 बच्चों का शव मिला है। उनकी फैमिली की ओर से, परिजनों की ओर से क्या कुछ बड़ी बातें अभी तक निकलकर सामने आई हैं? जी देखिए, जिस तरह से मैंने बताया, जो परिजन हैं वो 3 बच्चे, मासूम बच्चे गए हैं। उसके बाद से ही पूरे गांव में एक रोष का माहौल है और उनका सिर्फ एक ही कहना है कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उनके खिलाफ उचित से उचित कार्यवाही की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। तो ये आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बताया 3 बच्चों का शव मिला है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। हत्या के बाद शव रजवाहे में फेंकने का आरोप है। फिलहाल पुलिस हर एक पहलू पर मामले की जांच में जुटी हुई है। परिजनों का हंगामा वहां पर देखने को मिल रहा है, अस्पताल के बाहर परिजनों का हंगामा। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। डाई हाउस मालिक पर हत्या का आरोप लगाया गया है परिजनों के द्वारा। फिलहाल पुलिस हर एक एंगल से मामले की जांच करती हुई गांव बिंझौल में बच्चों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। ये आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। डाई हाउस मालिक पर हत्या का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस वहां पर पहुंची है, समझाने की कोशिश की जा रही है। रजवाही में 3 बच्चों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। डाई हाउस मालिक पर हत्या का आरोप, ये आपको बड़ी खबर पानीपत से दे रहे। रजवाही में 3 बच्चों के शव मिले। तो ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको ये बताएं, परिजन काफी रो रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनके बच्चे पतंग लाने के लिए गए थे, लेकिन उनका शव मिला और इसके बाद हड़कंप वहां पर मच गया। फिलहाल आगे बढ़ते हुए कोरोना के कहर की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर मिल रही है करनाल से, जरा इससे आपको रूबरू करवाएं। कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। आज फिर कई नए मामले रिपोर्ट हुए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। 24 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की चिंता कहीं ना कहीं बढ़ती हुई। फिलहाल उन तमाम लोगों को अलग कर दिया गया है। साथ ही साथ जो लोग उनके संपर्क में आए, जो लोग उनके कॉन्टैक्ट में आए, उनको आइडेंटिफाई करके, उनको ट्रेस करके वहां पर अलग करने का काम जो है वो किया जा रहा है।
और इस बीच आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। फरीदाबाद में अब शुरू होगा पहला प्लाज्मा बैंक। अगले 15 दिन में प्लाज्मा बैंक चालू हो जाएगा। निजी अस्पताल में भर्ती मरीज भी प्लाज्मा ले सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बकायदा ट्वीट कर ये जानकारी दी, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, खास तौर पर उस जिले के लिए जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। आपको पता होगा कि दिल्ली में भी ऐसा प्लाज्मा बैंक है जिसका संचालन होता है, और अब फरीदाबाद में प्लाज्मा बैंक के थ्रू कहीं ना कहीं जो मरीज है उनको काफी फायदा होगा। वहां पर वैसे मरीज जिन्होंने कोरोना को मात दे दी है, जो कि कोरोना से स्वस्थ हुए हैं, वो अपने प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल उन क्रिटिकल मरीज को ट्रीट करने में किया जाएगा जिनकी कंडीशन फिलहाल खराब है, जो कि कोरोना से संक्रमित है। तो जानलेवा कोरोना वायरस अब देश में चरम पर है। ऐसे में आए दिन लोगों की मौत का सिलसिला भी बदस्तूर जारी, और इसी क्रम में अंबाला में कोरोना की वजह से 5वीं मौत हुई। अंबाला छावनी की रहने वाली 87 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि महिला के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि उसकी मौत के बाद हुई। तो आपको ये बताएं कि लगातार जो स्थिति है वो गंभीर होती हुई और अब एक मौत की खबर मिल रही है कोरोना की वजह से। हालांकि मौत की पुष्टि बाद में हुई, रिपोर्ट बाद में आई, जिसके बाद मौत की पुष्टि। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि प्रदेश में पीटीआई टीचर्स का प्रदर्शन 24वें दिन भी जारी रहा। आज भिवानी और कैथल में पीटीआई शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। भिवानी में प्रदर्शन में विधवा पीटीआई टीचर ने प्रदर्शन कर सरकार से नौकरी बहाली की मांग की। कैथल में पीटीआई टीचर्स के प्रदर्शन में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पहुंचे, उनकी मांग का समर्थन किया गया। चरखी दादरी और भिवानी की 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको ये बताएं कि इस वक्त पीटीआई टीचर्स जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और न केवल इन 2 जिलों में बल्कि प्रदेश के तमाम हिस्सों में पीटीआई टीचर्स का ये विरोध प्रदर्शन। 1983 पीटीआई टीचर्स की पुनः बहाली की मांग करते हुए ये तमाम लोग, और कई जगहों से ऐसी मार्मिक तस्वीरें भी निकलकर सामने आती है जहाँ पर ये पीटीआई टीचर्स बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कई लोगों के जीविकोपार्जन का एकमात्र जरिया यही था, लेकिन अब उसके भी नहीं रहने से इनके सामने समस्या उत्पन्न हो गई है। इधर कैथल में पीटीआई टीचर्स के धरना स्थल पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पहुंचे। पीटीआई शिक्षकों का समर्थन करते हुए सरकार से उनकी बहाली की मांग की गई। प्रदेश में 1983 पीटीआई का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश भर में जगह जगह सरकार विरोधी धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सरकार के पुतले फूके जा रहे हैं। इस समय कैथल के हमारे साथ जो पूर्व विधायक हैं और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला इस समय कैथल में धरने पर बैठे पीटीआई टीचर के बीच पहुंचे हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर बताइए, जो पीटीआई टीचर का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जगह जगह धरने प्रदर्शन, सरकार विरोधी नारे, पुतले फूके जा रहे हैं, लगातार सरकार झुकने को तैयार नहीं है, क्या कहेंगे? माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी गंभीर अहंकार और हठ धर्मिता के शिकार हैं। 1983 पीटीआई अध्यापकों के पेट पर लात मारकर खट्टर साहब क्या साबित करना चाहते हैं, दुष्यंत चौटाला जी क्या साबित करना चाहते हैं? 3 तथ्य शाश्वत सत्य हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि 1983 पीटीआईओं की भर्ती के अंदर कोई भ्रष्टाचार या गड़बड़ झाला नहीं पाया गया। दूसरा, जो चयनित पीटीआई अध्यापक हैं उनमें से किसी चयनित पीटीआई अध्यापक को ना अयोग्य पाया गया, ना उनका कोई कसूर पाया गया। तीसरा, उस समय के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और बोर्ड के मेंबरान के खिलाफ कोई इल्जामात या मैलिस मैलाफिडे नहीं पाया गया। केवल भर्ती की प्रक्रिया में कुछ अनियमितता थी जिसकी वजह से इनकी सिलेक्शन खारिज हुई। वहां भी अगर खट्टर सरकार के वकील खड़े होकर मानवीय आधार पर यह अपील करते कि इन सारे 1983 बच्चों के 10 साल के तजर्बे, जिंदगी में ओवर एज होकर जिंदगी के मध्य पड़ाव में पहुंचने के कारण मानवीय तौर पर और तजर्बे के आधार पर इन्हें रखा जाए तो शायद सुप्रीम कोर्ट ये बात मान लेती। पर दुर्भावना और अहंकार, ये दोनों खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी के पर्यायवाची बन गए हैं।
और इसीलिए उन्होंने अन्यायपूर्ण तरीके से हमारे इन 1983 बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। सर, कोविड-19 के बीच जिस तरह से सभी एग्जाम पर रोक लगा दी गई और ऐसे में सरकार इनका एग्जाम लेने जा रही है, क्या ये षड्यंत्र हो सकता है? क्या बिल्कुल ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है जो खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, मैंने एक सूची जारी की थी, 6 साल से या तो एसएस बोर्ड ने, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पेपर ही नहीं लिए, या पेपर लिए तो उनका रिजल्ट नहीं निकाला, और हजारों लाखों पद ऐसे हैं जिनके आज तक पेपर नहीं लिए गए। तो फिर पीटीआई के पीछे क्यों लगी है सरकार? पीटीआई के पेपर लेने की क्या जल्दी हुई है? वो भी कोरोना के समय जब सीबीएसई का पेपर मुलतवी हो गया, आईसीएसई का पेपर मुलतवी हो गया, आईआईटी का पेपर मुलतवी हो गया, आईआईएम का पेपर मुलतवी हो गया। तो फिर पीटीआई ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से कोई आग लगी है कि अभी पेपर लेकर इन बच्चों को बाहर का रास्ता दिखाना है? रणदीप सुरजेवाला ने भी एक मसौदा बनाकर मुख्यमंत्री को भेजा है, क्या है वो मसौदा और क्या मानते हैं कि अगर उस आधार पर इस भर्ती को दोबारा इनको लिया जा सकता है, बहाल किया जा सकता है टीचर को? जी बिल्कुल किया जा सकता है। आप याद करिए, एमआईटीसी और 7 और बोर्ड और कॉरपोरेशन को जब बीजेपी और चौटाला जी ने बंद कर दिया था, 2005 में मैंने बतौर पार्टी के अध्यक्ष के वादा किया था। मार्च में जब पार्टी की सरकार आई तो 9,500 कर्मचारियों को हमने वापस ले लिया था। तो ऐसे में इन सारे बच्चों को भी उस कानूनी मसौदे के तहत वापस लिया जा सकता है। धन्यवाद। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ रणदीप सुरजेवाला जो बता रहे थे, जो उन्होंने मसौदा बनाकर जो सरकार के समक्ष पेश किया है उसके अनुसार पीटीआई टीचर को दोबारा बहाल किया जा सकता है, उनको दोबारा लिया जा सकता है। और लगातार कहीं ना कहीं प्रदेश भर में जो पीटीआई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है उसको लेकर धरने प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। सरकार झुकने को तैयार नहीं है और ऐसे में रणदीप सुरजेवाला ने पीटीआई टीचरों को कैथल में संजीवनी बूटी देने का काम किया है। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ जोगिंदर कुंडू, इंडिया न्यूज, कैथल। वहीं करनाल में करोड़ों रुपए का राइस घोटाला सामने आया, जहां पर मिल्स में मिल मालिकों ने करोड़ों रुपए का चावल सरकार से छिपा कर रखा, जिसे मिल मालिक वापस नहीं कर रहे। लेकिन प्रशासन की सतर्कता की वजह से खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम और एसडीएम ने छापेमारी कर 2 ट्रक चावल बरामद किया। इसमें 737 क्विंटल चावल लोड किया गया था। जानकारी के अनुसार ये चावल को उत्तर प्रदेश के बांदा से मंगवाया गया और करनाल के 2 मिल्स में पहुंचना था। आपको ये बताएं कि राइस मिल मालिक यूपी बिहार से चावल खरीद कर आपूर्ति कर रहे हैं, जबकि सरकार ने चावल मिल मालिकों को दिया था, जिसमें से 70% चावल ही वापस दिया गया। वहीं पंचकुला में एक बार फिर से प्यार में धोखा देने का मामला सामने आया, जहां पर 6 साल से लिव इन में रहने वाली एक युवती ने अपने पार्टनर पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया। पीड़िता का ये कहना है कि आरोपी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और इसका अबॉर्शन भी करवाया। जानकारी के अनुसार युवती मूल रूप से पंजाब की रहने वाली है। पंचकुला में अपने पार्टनर के साथ एक होटल में काम करती थी, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो उसका पार्टनर उसे छोड़कर भाग गया। पीड़िता ने युवक के घर जाकर जमकर हंगामा किया, उसके माता पिता पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया। फिलहाल पीड़िता ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। और यहाँ पे वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना लेकर आप उनके फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए PolicyBazaar.com से। अब छोटी-छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका।